नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो जुड़ी हैं मरुधरा से। बात करेंगे किसान वार्ता की, सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ किसानों की आज भी जो वार्ता हुई वो आज भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। बात करेंगे बीजेपी के उपचुनावों के प्लान की। इसे लेकर दिल्ली में नड्डा ने मैराथन बैठक ली। आगामी उपचुनाव और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर महामंथन हुआ। और बात होगी वैक्सीन के ड्राई रन की। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल हुई है। प्रदेश के 102 सेंटर्स पर ड्राई रन किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों को जांचा गया, परखा गया। और बात करेंगे ऐसे कैसे स्कूल चले हम। कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वैक्सीन आने से पहले स्कूल खोलने की जल्दबाजी क्यों। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आज किसान आंदोलन का 44वां दिन है और आज का दिन भी सुलह के बिन गुजर रहा है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज एक और दौर की बातचीत हुई और पिछले हर दौर की तरह आज भी बेनतीजा रही। हालांकि एक दौर ऐसा रहा था जिसमें 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन किसानों की जो प्रमुख मांग है उस पर स्थिति जस की तस है। किसान टस से मस नहीं है, सरकार भी अपने स्तर पर अडिग है। आज की जो बैठक रही उससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें टूटी हैं, बैठक बेनतीजा रही है। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने आज की बैठक में यह साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने वाली है। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अब अगली वार्ता होगी। अब देखिए सूत्र क्या बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। पहले जो कानून रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेतीबाड़ी माहर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। अगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिपील के बगैर कुछ नहीं है। सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है। सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे, मरेंगे। इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। संबंधित थी, चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। किसानों के विरोध और आंदोलन पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि साल 2014 से ही मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून पर बेवजह की जोर आजमाइश की जा रही है, कानून को रद्द करने का सवाल ही नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है पूरे देश के लिए और 2014 से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिएगा मोदी सरकार का, तो 2014 से इस तरह के कानून और नियम बनाए कि भारत के किसानों को सशक्त करा जाए। 70% भारत
ग्रामीण भारत में बसता है तो उनको सशक्त करना बहुत जरूरी है एक मजबूत भारत बनाने के लिए। और एक एक करके, चाहे आप सॉइल हेल्थ कार्ड ले लीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि ले लीजिए, फर्टिलाइजर को नीम कोटिंग करके ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर तरह से किसान को सक्षम बनाने के लिए कानून बनाए गए। और ये किसान के लिए जो चिंता है, ये कई दशकों से भारत में चिंता और चिंतन चला आ रहा है। चर्चाएं हो रही हैं और उस चर्चाओं से जो पॉइंट निकल कर आए, उन पॉइंट के ऊपर पहली बार भारत के अंदर किसी सरकार ने नीति बनाई। अब स्वामीनाथन कमीशन की सब बात करते हैं, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन 2007 में हुआ था और 2007 में जो उन्होंने निर्णय लिए उसको उस समय की सरकार ने लागू नहीं करा। अब उनके अपनी कमजोरियां रही होगी उस समय की यूपीए की सरकार की, वो क्यों नहीं उस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उनको वो क्रियान्वित नहीं कर पाए। लेकिन मोदी सरकार में ये ताकत है कि वो उस समय और लगातार जो चर्चाएं और चिंतन हुआ कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर ये कानून, ये फार्म बिल लेकर आए। आज 8वां दौर है जिसमें केंद्र सरकार और किसानों के साथ चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार का कहना, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कानून के अंदर अगर कोई उंगली से बता सकता है कि कहां कमी है तो हम उसमें सुधार करने के लिए, चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बात करते हैं बीजेपी के चुनावी प्लान की। उपचुनावों को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार है। जोर है पार्टी को संगठनात्मक तौर पर और मजबूत करने की, ताकि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस को पटखनी दी जा सके। बीजेपी का उपचुनाव प्लान, कांग्रेस को पटखनी का प्लान तैयार। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में महामंथन। पंचायती राज जीता, उपचुनाव भी जीतेंगे। जी हां, निकाय और उपचुनाव में बाजी मारने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। दिल्ली में से लेकर संगठनात्मक बैठक हुई। 2 घंटे तक चली इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। इस बैठक में निकाय और उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्लान तैयार किया। राजस्थान में क्योंकि अभी हम लोग पंचायती राज चुनाव में एक अच्छी शानदार जीत हमारी हुई है, आने वाले समय में 90 निकायों के और पंचायती राज के, लेकिन 3 बड़े उपचुनाव, जिसके लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीर है और हम लोग पूरे तरीके से उसके लिए तैयार हैं। उस पर पूरी चर्चा हुई है। उपचुनाव के बारे में चर्चा हुई। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी दमखम से लड़ेगी, इसी पर चर्चा हुई। उसकी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। कौन उम्मीदवार हो तो संसदीय बोर्ड। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में धराशायी हुई है। तो पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में ये तय हो गया कि मैंडेट गांव के लोगों का कांग्रेस के खिलाफ है, और मैं समझता हूं आने वाले चुनाव और ये सिद्ध कर देंगे और तीनों उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की असलियत जनता के सामने। दरअसल प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में होना है चुनाव। 3 विधानसभा सीटों पर भी होना है चुनाव। राजसमंद विधानसभा सीट, किरण माहेश्वरी के निधन के बाद सीट खाली। बीजेपी की परंपरागत सीट है राजसमंद। सहाड़ा विधानसभा सीट, कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद सीट खाली। कांग्रेस ने जीती थी सहाड़ा विधानसभा सीट। सुजानगढ़ विधानसभा सीट, मास्टर भवन लाल मेघवाल के निधन के बाद सीट खाली। कांग्रेस की परंपरागत सीट है सुजानगढ़। संगठनात्मक गतिविधियां कैसे तेज हों, इस पर चर्चा हुई। हमारे जो पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बड़ी अहमियत है, उस पर चर्चा हुई है। खबर तो ये भी है कि दिल्ली में पार्टी में गुटबाजी को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, पार्टी का एक डेडिकेटेड फोरम होता है और उस नाते मैं संगठन मंत्री, नेता, उपनेता, जो लोग हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर काम करते हैं, इसके अलावा केंद्र के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी वो अनेक फोरम पर अध्यक्ष जी से संवाद करते ही रहते हैं। आवश्यकता लगेगी
तो दोबारा जब कभी बुलाएंगे समग्र रूप से तो भी बैठेंगे, लेकिन इस फोरम पर क्योंकि हम लोग सदन में और सदन के बाहर काम करते हैं, इस नाते पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर चर्चा के लिए हमें बुलाया था। गुटबाजी का कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने याद किया, शेड्यूल बैठक थी, संगठनात्मक चर्चाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में गुट और गुटबाजी ये शब्द इस पार्टी से में देखा ही नहीं जा सकता। दरअसल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल है। कांग्रेस उपचुनाव में बाजी मार बीजेपी को झटका देना चाहती है, तो बीजेपी भी उपचुनाव में परचम लहरा कुछ अलग ही संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सिंचाई के लिए बिजली पानी पर राजनीति ठीक नहीं है, ये कहना है ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का। न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर इनपुट अमित भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री बीडी कल्ला ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। अभी 16 जिलों में रबी की फसलों की सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसानों की मौतों को मुद्दा बनाया जाता है और उस पर आप पर ये आरोप लगते हैं कि वहाँ पर आप दिन में बिजली देने में फेल हुए हैं, इसलिए किसान रात को सिंचाई करते हुए उसकी मौत हुई है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, अभी 16 की जगह 15 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम दिन के ब्लॉक्स में बिजली देंगे। हमने 15 जिलों में ये बिजली की आपूर्ति दिन में शुरू कर दी। हमारी ये नीयत है और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 2 सालों में बाकी बचे हुए जिलों में भी दिन में बिजली देने का काम करें, लेकिन इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर, सेपरेट फीडर्स की आवश्यकता है, उस पर काम चल रहा है। इनमें जो राजनीति कर रहे हैं बिजली और पानी के ऊपर, उनसे पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने दिन में इतने जिलों को दिन में बिजली देने का काम किया था क्या? पहले भी क्लस्टर सिस्टम था, हम 4 ब्लॉक में बिजली देते रहे हैं। उसमें प्राय ये समझिए कि 20 दिन तो लोगों को दिन में ही बिजली मिलती है, लेकिन एक क्लस्टर ऐसा आता है जिसमें हमारे रात के ब्लॉक्स चलते हैं। 6-6 घंटे के 4 क्लस्टर्स होते हैं, उसमें कुछ क्लस्टर्स ऐसे होते हैं उसमें रात को बिजली मिलती है, लेकिन प्राय किसानों को 20 दिन तो दिन में बिजली मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये स्टेप उठाया कि हम एग्रीकल्चर फीडर को अलग करें, और उसमें हमारी सरकार ने अभी 2 वर्षों में जो काम किया उसके अंतर्गत हम 15 जिलों को दिन में बिजली दे रहे हैं। और मार्च से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि 16वां जिला जो जैसलमेर है उसको भी हम जोड़ पाएंगे। तब जो आपने मूल प्रश्न किया था वो प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। और ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का यह पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 7:56 पर। बढ़ते हैं आगे। हर तबादला सूची के साथ इनकी उम्मीदें परवान चढ़ती हैं और लिस्ट जारी होते ही काफूर हो जाती हैं। इसलिए इस बार तबादलों के तलबगार वरिष्ठ शिक्षकों ने मंत्री डोटासरा के पास हाजिरी लगाने पहुंच गए। 70,000 वरिष्ठ अध्यापकों की गुहार। 2 साल बाद अब तो सुनिए सरकार, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। कुछ ऐसे ही भाव थे जब बड़ी संख्या में वरिष्ठ अध्यापक तबादले की गुहार लेकर सिविल लाइंस के पास जमा हुए। इसके बाद वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। मंत्री डोटासरा ने न सिर्फ शिक्षकों को सम्मान पूर्वक बुलाया बल्कि उन्हें आश्वस्त भी किया, लेकिन जब तक काम न हो जाए तब तक आश्वासन पर भरोसा कितनों को होता है। दिन जो है आज हमें आचार संहिता के बावजूद भी हमें सड़कों में उतरना पड़ा, और केवल इसीलिए हम आए थे कि मंत्री जी से मुलाकात करके प्रत्यक्ष रूप से और उनसे पूछा जाए हमारी लिस्ट क्यों नहीं आ रही, हमारे साथ भेदभाव क्यों है। तो उन्होंने जिन शिक्षकों का जुगाड़ तंत्र मजबूत था वो मंत्री डोटासरा से मिलने में कामयाब रहे, जबकि बाकियों ने विधायकों के जरिए फरियाद पहुंचाई। 4 बार आगा हाल तो गई कोने 4 बार आगा। क्यों? अब कागज वाला तो लिखी तो जी कागज वाला, लेकिन लिस्ट काट कौन दिया कहीं से कर दे लिस्ट कौन काट या 4 बार आगा ये कहते काटा था करे थे। आप कुछ हुए क्या तो कुछ रह गए, जो बच्चे से बात करेंगे। सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए, अब सेकंड ग्रेड टीचर्स का जब आचार संहिता खत्म होगी तब हो जाएंगे। किसी का रह गया तो हो जाएगा, हमारे तो हो गए सारे। कितने बाकी हैं? कोई बाकी नहीं है मेरा तो। कार्यकर्ता जो होते हैं उनके कभी कभी हक बनते हैं, उन हक को हम लोग बराबर कोशिश करते हैं कि जो वो मांग करते हैं वो पूरी। शिक्षा विभाग में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। मरुधरा में मिशन ड्राई रन 2.0।
33 जिलों के 102 सेंटर पर ड्राई रन। ये तो एक बानगी भर है। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले मरुधरा में ड्राई रन का दूसरा चरण सफल रहा। प्रदेश के 33 जिलों में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बनाए गए 102 केंद्रों पर ड्राई रन हुआ। जयपुर में सेकंड फेज के तहत जयपुरिया अस्पताल के स्टाफ और फ्रंट लाइन वॉरियर को ड्राई रन के दौरान वैक्सीन का डोज दिया गया। इस दौरान निरीक्षण के लिए पहुंचे स्वास्थ्य सचिव ने ड्राई रन की सभी व्यवस्था पर भरोसा जताया। आज पूरे राजस्थान के सारे जिलों में हम 102 जगह पे ऊपर ये ड्राई रन कर रहे हैं और जिसमें एक जयपुरिया भी है। तो जयपुरिया के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स जयपुरिया में कार्यरत है उनकी वैक्सीनेशन कराई जाएगी। इसके लिए इन्होंने 3 कमरों का सेटअप बनाया गया है और इनकी जो स्टाफ है, जो वैक्सीनेशन टीम रहेगी, उसकी ट्रेनिंग करा चुके हैं ये। और आज यहाँ पे ड्राई रन होगा तो शाम तक जो भी समस्या आएंगी वो हमारे को पता चल जाएगी। वहीं जोधपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बने सेंटर पर हेल्थ वर्करों को ड्राई रन के तहत वैक्सीन दी गई। शहर के 3 केंद्रों पर ड्राई रन हुआ। चयनित हेल्थ वर्कर सेंटर पर पहुंचे। प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा गया। अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल के साथ सुरसुरा के हेल्थ सेंटर पर ड्राई रन किया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन के सभी नियमों को ध्यान में रखा गया। शहर के नवीन अस्पताल विज्ञान नगर में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों के साथ ड्राई रन का आयोजन किया गया और उन्हें आधे घंटे के लिए निगरानी कक्ष में रखा गया। सेकंड फेज के तहत बाड़मेर राजकीय मेडिकल कॉलेज के ड्राई रन का आयोजन कर वैक्सीनेशन की पूरे प्रोसेस का पूर्वाभ्यास किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से जो लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है और जो कोविड सॉफ्टवेयर में जिनका एनरोलमेंट हो रखा है उन लोगों को किसी तरीके से उनको बैठाना है। उसके बाद में जो हमारा वैक्सीनेटर 2 है वो किस तरीके से उनको वेरीफाई कर रहा है। जिले में ड्राई रन के लिए चिन्हित की गई 75 हेल्थ वर्करों को वैक्सीनेशन केंद्र पर बुलाकर ड्राई रन कराया गया। इस दौरान जिले के कलेक्टर में सेंटर पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर दौसा जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा और राजधानी हॉस्पिटल में बने सेंटर पर ड्राई रन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में बने ड्राई रन सेंटर पर पहुंचे हेल्थ वर्करों को बकायदा वैक्सीनेशन के नियमों को समझाते हुए ड्राई रन किया गया। भरतपुर में बने तीनों सेंटर्स पर चयनित फ्रंट लाइन हेल्थ वर्करों के साथ ड्राई रन का आयोजन किया गया। मरुधरा में 2 जनवरी को आयोजित ड्राई रन के पहले चरण के सफल होने के बाद 8 जनवरी को आयोजित हुए दूसरे चरण में भी ड्राई रन सफल रहा, जिससे उत्साहित स्वास्थ्य विभाग अब वैक्सीनेशन की तैयारियों में जुट गया है। हालांकि 2 चरणों का ड्राई रन अभी बाकी है, जिसकी तैयारी में अभी से राज्य सरकार जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना का खतरा घटा है, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं। मरुधरा में भी 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन 4 जनवरी से बिहार में स्कूल खुलते ही कोरोना विस्फोट देखने को मिला। ऐसे में सवाल है कि वैक्सीन आने से पहले स्कूल खोलने की जल्दबाजी क्यों? कोरोना वैक्सीन का इंतजार, नए स्ट्रेन से बढ़ा खतरा, स्कूलों में बढ़ रहा है संक्रमण, वैक्सीन से पहले खुल रहे हैं स्कूल। क्या जल्दबाजी में खोले जा रहे हैं स्कूल? नए साल में कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच स्कूल खुलते जा रहे हैं। बिहार, पंजाब और ओडिशा में नए साल में स्कूल खोल दिए गए हैं और अब बारी राजस्थान की है, जहां 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खुलने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में हाल में खुले स्कूलों में बच्चों में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। बिहार में 4 जनवरी से स्कूल खोले गए। बिहार के मुंगेर में एक स्कूल में 22 बच्चे संक्रमित मिले। बिहार के गया के एक स्कूल के प्रिंसिपल पॉजिटिव पाए गए। घटना की जानकारी मिली, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पे है और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई जांच से लेकर उपचार तक की करनी है वो की गई है। और हम हर जगह इस मामले पे सचेत है। कहीं से भी कोई जानकारी यदि मिलती है तो हम समुचित जांच और उपचार के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 18 जनवरी से राजस्थान में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज। इससे पहले जब नवंबर में स्कूल खुले तभी भी कई स्कूल में संक्रमण के केस मिले। आंध्र प्रदेश में
स्कूल खुलने के बाद 3 दिनों में 262 बच्चे और 160 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उत्तराखंड में भी स्कूल खुलने के 5 दिन में 84 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। हरियाणा के 3 जिलों में 150 से अधिक स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद रीओपनिंग की गाइडलाइंस में 15 अक्टूबर से सभी तरह के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई थी। 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की छूट दी थी। हालांकि जब देश को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, उससे पहले स्कूलों को खोला जाना क्या जल्दबाजी नहीं है? पिछले साल मार्च से ही देश में स्कूल बंद है और लगभग स्कूल सत्र कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि थोड़ी सी पढ़ाई के लिए बच्चों को बड़े संक्रमण के खतरे में डाल देना क्या सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।